प्रकृति की किताब में अंतिम पृष्ठ जैसा कुछ नहीं होता। कार्ल सैगन का ये कथन हमें याद दिलाता है कि दुनिया हमेशा बदलती रहती है, पर कभी-कभी ये बदलाव चुपके से आते हैं, एक अनदेखे खतरे की तरह। और आज हम कुछ ऐसे ही अनदेखे या यूं कहे कि कम ध्यान दिए जाने वाले खतरे पर बात करने वाले हैं। आक्रामक विदेशी प्रजातियां यानी इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। ये भारत के पर्यावरण, हमारी अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ा खतरा है, जिस पर अक्सर उतना ध्यान नहीं जाता। हमारी ये चर्चा द हिंदू में छपे एक महत्वपूर्ण लेख और कुछ संबंधित अध्ययनों पर आधारित है। और हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और जैव विविधता के लिहाज से। प्रीलिम्स में भी सवाल बन सकते हैं, और वैसे भी ये हम सबके लिए जानना जरूरी है। तो हमारा मकसद है इस पूरे मुद्दे को समझना। ये प्रजातियां क्या है, क्यों फैलती हैं, इनका असर क्या है और इनसे निपटने के लिए क्या हो रहा है या क्या होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आक्रामक विदेशी प्रजातियां होती क्या हैं। क्या हर वो प्रजाति जो बाहर से आई है आक्रामक है? ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, देखिए, हर विदेशी प्रजाति आक्रामक नहीं होती। आक्रामक विदेशी प्रजातियां वो गैर देशी जीव हैं, पौधे हो सकते हैं, जानवर, फंगस, यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव भी, जिन्हें उनके प्राकृतिक घर से बाहर किसी नए माहौल में लाया जाता है। पर यहाँ दो बातें खास हैं। एक, वो इस नए माहौल में अपनी आबादी बढ़ा लेते हैं, मतलब जम जाते हैं। और दूसरा, उनका होना और फैलना वहाँ की जो मूल प्रजातियां हैं, देशी प्रजातियां, और पूरे इकोसिस्टम के लिए खतरा बन जाता है। ये अक्सर भोजन, पानी, जगह जैसे संसाधनों के लिए लोकल प्रजातियों से मुकाबला करती हैं और ज्यादातर जीत जाती हैं, उनको पीछे छोड़ देती हैं। अच्छा, जैविक विविधता पर कन्वेंशन है ना, सीवीडी, वो भी यही कहता है कि ये ऐसी प्रजातियां हैं जो नए वातावरण में पहुंच सकती हैं, जी सकती हैं, फल फूल सकती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं। और भारत का जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, वो भी इन्हें ऐसी ही गैर देशी प्रजातियों के तौर पर देखता है जो वन्यजीव या उनके रहने की जगह के लिए खतरा हैं। तो मतलब आसान भाषा में कहें तो ये वो बाहरी मेहमान हैं जो घर पर कब्जा करने लगते हैं। बाहरी मेहमान जो घर पर कब्जा करने लगते हैं, हाँ, ये समझने में आसान है। और इनके आर्थिक असर की बात करें, हाल के कुछ अध्ययन तो डराने वाले आंकड़े बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि 1960 से 2022 के बीच दुनिया भर में इनका आर्थिक बोझ $2.2 ट्रिलियन से भी ज्यादा रहा है। ये तो बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल, ये आंकड़ा अपने आप में ही बहुत बड़ा है, लेकिन जो बात शायद इससे भी ज्यादा चिंताजनक है वो ये है कि उसी अध्ययन में ये भी पाया गया कि इन प्रजातियों के मैनेजमेंट पर जो असल खर्चा होता है ना, उसे शायद 16 गुना तक कम करके आंका गया है। मतलब जो हम आधिकारिक तौर पर खर्च देख रहे हैं, असल लागत उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। 16 गुना कम। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम समस्या की आर्थिक गंभीरता को शायद पूरी तरह समझ ही नहीं पा रहे। हाँ, बहुत हद तक यही लगता है। और भारत के लिए तो ये अंतर और भी ज्यादा बताया गया है। अध्ययन कहता है कि भारत के लिए जो आंकड़े रिपोर्ट हुए हैं, उनकी तुलना में जो छिपी हुई लागत है वो 1.16 अरब गुना ज्यादा हो सकती है। एक अरब गुना। ये आंकड़ा तो अविश्वसनीय सा लगता है। हाँ, अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये इशारा करता है कि भारत में इन प्रजातियों के मैनेजमेंट के लिए जो भी वित्तीय या प्रशासनिक इंतजाम है, उनका आकलन कितना कम है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये दिखाता है कि शायद हम जमीनी स्तर पर इनके फैलाव और नुकसान को ठीक से दर्ज ही नहीं कर पा रहे हैं। ये एक तरह का ब्लाइंड स्पॉट है हमारी व्यवस्था में। ये वाकई सोचने वाली बात है कि असली लागत छुपी हुई है। अच्छा, चलिए भारत पर आते हैं। यहाँ कौन सी ऐसी मुख्य आक्रामक प्रजातियां हैं जो सबसे ज्यादा चिंता पैदा कर रही हैं? शायद हमारे सुनने वालों ने कुछ के नाम सुने हो या उन्हें अपने आसपास देखा भी हो। हाँ, भारत में ऐसी कई प्रजातियां हैं जो बहुत फैल चुकी हैं और गंभीर दिक्कतें पैदा कर रही हैं। अगर हम पानी वाले जीवों की बात करें तो अफ्रीकी कैटफिश है, नाइल तिलापिया है, रेड बेली पिरोना। तिलापिया का नाम तो काफी सुना है आजकल। जी हाँ, ये मछलियां हमारी नदियों और तालाबों की जो मूल मछलियां हैं, उनके लिए खतरा बन गई हैं। एक और उदाहरण है वो रेड ईयर्ड स्लाइडर कछुआ। अच्छा, वो जो पालतू जानवरों की दुकान पर मिलते हैं। वो मूल रूप से उत्तरी अमेरिका का है। लोग शौक में पाल लेते हैं,
फिर जब वो बड़ा हो जाता है या देखभाल मुश्किल होती है तो उसे तालाब या नदी में छोड़ देते हैं, और वहां ये तेजी से फैलकर हमारे देसी कछुओं और दूसरे जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाता है। पौधों में तो हालत और भी गंभीर है। लैंटाना कमारा, जिसे लोग अक्सर खूबसूरती के लिए लगाते थे बागीचों में, हाँ, रंग बिरंगे फूल होते हैं उसके। बिल्कुल, वो अब भारत के जंगलों और चारागाहों में बुरी तरह फैल चुका है। इतनी घनी झाड़ियां बना लेता है कि घास या दूसरे लोकल पौधे उग ही नहीं पाते। जंगली जानवरों का चारा भी कम हो जाता है। फिर जलकुंभी है, वाटर हायसिंथ। ये तो बहुत ही कुख्यात है। इसके सुंदर बैंगनी फूलों के लिए बंगाल लाया गया था, लेकिन ये इतनी तेजी से फैली कि इसने नदियों तालाबों को पूरा ढक लिया। पानी में ऑक्सीजन कम हो गई, मछलियां मरने लगी। इसीलिए इसे बंगाल का आतंक कहते हैं। बंगाल का आतंक, नाम ही काफी है। हाँ, और एक और है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, जिसे विलायती कीकर या जंगली कीकर भी कहते हैं। ये खासकर सूखे और कम सूखे इलाकों में बहुत तेजी से फैली है। ये जमीन का पानी सोखती है और जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचाती है। तो ये तो कुछ मुख्य उदाहरण हुए, पर सवाल ये है कि ये प्रजातियां इतनी कामयाब क्यों हो जाती हैं? मतलब इतनी तेजी से नए माहौल में फैल कैसे जाती हैं? क्या इनमें कुछ खास बात होती है या हमारा पर्यावरण ही इनके लिए आसान हो गया है? देखिए, ये दोनों का मिश्रण है और इसके पीछे कई कारण हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है वैश्वीकरण, बढ़ता हुआ व्यापार और यात्रा। इसे हम कह सकते हैं वैश्वीकरण से जुड़ा फैलाव। जब सामान एक देश से दूसरे देश जाता है तो उसके साथ अनजाने में बीज, कीड़े, छोटे जीव वो भी चले जाते हैं। जहाज़ों का जो बैलास्ट वाटर होता है ना, हाँ, वो पानी जो जहाज संतुलन के लिए भरते हैं। बिल्कुल, उस पानी में कई समुद्री जीव एक महासागर से दूसरे में पहुंच जाते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स में ज़ेब्रा मसल का पहुंचना, उसने वहां का पूरा इकोसिस्टम बदल दिया। हवाई यात्रा से, पर्यटन से भी प्रजातियां फैलती हैं। अच्छा, यानी हमारी बढ़ती कनेक्टिविटी ही अनजाने में इन मेहमानों को दावत दे रही है। और इसमें जलवायु परिवर्तन का क्या रोल है? आजकल तो हर चीज पर उसका असर दिखता है। जलवायु परिवर्तन बिल्कुल एक बड़ा फैक्टर है, एक उत्प्रेरक बन गया है। इसे जलवायु संचालित प्रसार कह सकते हैं। तापमान बढ़ रहा है, बारिश का पैटर्न बदल रहा है। ये बदलाव कुछ विदेशी प्रजातियों के लिए नए इलाकों में पनपने के लिए बिल्कुल सही माहौल बना रहे हैं। जैसे गर्म होता मौसम कई आक्रामक कीड़ों और पौधों को उन ठंडे इलाकों में भी फैलने में मदद कर रहा है जहां वो पहले टिक नहीं पाते थे। और साथ ही जलवायु परिवर्तन हमारी अपनी देशी प्रजातियों पर दबाव डालता है, उनके जीवन चक्र को गड़बड़ाता है। इससे वो इन नई आक्रामक प्रजातियों का मुकाबला करने में और कमजोर हो जाती हैं। तो एक तरह से क्लाइमेट चेंज इनके लिए दरवाजे खोल रहा है। और हमारे अपने काम, जैसे हम जंगल काटते हैं या खेती करते हैं, उसका क्या असर है? बिल्कुल। तीसरा बड़ा कारण है पर्यावास में गड़बड़ी और उसका क्षरण, हैबिटेट डिस्टर्बेंस एंड डिग्रेडेशन जिसे कहते हैं। जब हम जंगल काटते हैं, शहर बसाते हैं, सड़कें बनाते हैं या बहुत गहन खेती करते हैं, तो हम प्राकृतिक इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे देशी प्रजातियां कमजोर होती हैं और खाली जगह बनती हैं। इन बिगड़े हुए या अशांत जगहों पर आक्रामक प्रजातियों को पैर जमाने का बढ़िया मौका मिल जाता है। वो इन खाली या कमजोर जगहों पर तेजी से कब्जा कर लेती हैं। आपने वो गाजर घास या कांग्रेस घास देखी होगी, पार्थेनियम। हाँ, वो तो कहीं भी उग जाती है, सड़कों के किनारे, खाली प्लॉटों में। बिल्कुल, वो अशांत आवासों का एक सटीक उदाहरण है। और चौथा कारण है कि कई बार हम जानबूझकर भी विदेशी प्रजातियां लाते हैं, मनुष्यों द्वारा परिचय जिसे कहते हैं। जैसे हमने जलकुंभी या लैंटाना की बात की, उन्हें सजावटी पौधों के तौर पर लाया गया। कई बार मछलियों को एक्वाकल्चर के लिए लाया जाता है या कीड़े मारने के लिए कोई विदेशी कीड़ा ले आते हैं। लेकिन इरादा भले ही नेक हो, कई बार ये प्रजातियां काबू से बाहर हो जाती हैं और हमारे प्राकृतिक इकोसिस्टम में घुसकर भारी नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये साफ है कि इनके फैलने के पीछे कई चीजें साथ काम कर रही हैं। ग्लोबल ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, हम जमीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं और कभी-कभी हमारे अपने इरादे भी। ये तो हुई कारणों की बात। अब आते हैं इनके असर पर। ये आक्रामक प्रजातियां असल में नुकसान क्या-क्या करती हैं? क्या ये सिर्फ कुछ पौधों या जानवरों के कम होने तक ही सीमित है या इसका दायरा और बड़ा है? इनका असर बहुत बड़ा है और कई तरह का है। सबसे सीधा असर तो पारिस्थितिक होता है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जैसा हमने पहले कहा, ये भोजन और जगह के लिए देशी प्रजातियों से मुकाबला करती हैं, उनका शिकार करती हैं या उनमें बीमारियां फैलाती हैं। इससे देशी प्रजातियों की संख्या घट सकती है या वो उस इलाके से खत्म भी हो सकती हैं, लोकली एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। दुनिया भर में बायोडाइवर्सिटी लॉस के जो 5 सबसे बड़े कारण माने जाते हैं, उनमें आक्रामक विदेशी प्रजातियां भी एक हैं।
ये पूरे फूड वेब को बिगाड़ सकती हैं, इकोसिस्टम के काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। ग्वाम आइलैंड का भूरा पेड़ सांप इसका एक बहुत ही डरावना उदाहरण है। वो सांप गलती से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वहां पहुंच गया और उसने वहां के जंगल के मूल पक्षियों की कई प्रजातियों को पूरी तरह खत्म कर दिया। बाप रे, यानी ये सिर्फ एक प्रजाति का नुकसान नहीं, ये पूरे सिस्टम का बैलेंस बिगाड़ सकता है। और आर्थिक असर के बारे में क्या? हमने शुरू में वो बड़ी लागत की बात की थी। हाँ, आर्थिक प्रभाव भी बहुत गंभीर हैं। ये सीधे सीधे खेती, जंगल, फॉरेस्ट्री और मछली पालन जैसे अहम सेक्टर को नुकसान पहुंचाती हैं। आप सोचिए, आक्रामक खरपतवार फसलों की पैदावार घटा देते हैं, आक्रामक कीड़े फसलों को तबाह कर देते हैं, पानी में फैलने वाले आक्रामक पौधे मछली पकड़ने में दिक्कत पैदा करते हैं या मछली पालन को नुकसान पहुंचाते हैं। अफ्रीका की विक्टोरिया झील में जलकुंभी फैली तो वहां का तिलापिया मछली उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ। इन नुकसानों के अलावा इन प्रजातियों को कंट्रोल करने या हटाने में भी बहुत पैसा खर्च होता है। स्टडीज बताती हैं कि आक्रामक पौधों से आर्थिक नुकसान सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद कीड़े मकोड़े और फिर स्तनधारी जानवर आते हैं। और विकासशील देशों में जहां लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी सीधे तौर पर इन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है, वहां ये असर और भी भयानक हो सकता है। और क्या इनका हमारी सेहत पर भी कोई सीधा असर पड़ता है? बिल्कुल। स्वास्थ्य प्रभाव, हेल्थ इम्पैक्ट भी एक अहम पहलू है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ आक्रामक प्रजातियां सीधे बीमारियां फैलाती हैं, जैसे एडीज अल्बोपेक्टस और एडीज इजिप्टी मच्छर, जिन्हें आक्रामक माना जाता है। वो डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, वेस्ट नाइल फीवर जैसी खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं। हाँ, ये मच्छर तो आजकल बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जी, कुछ आक्रामक पौधे जैसे वो पार्थीनियम या गाजर घास लोगों में गंभीर एलर्जी, अस्थमा और स्किन की बीमारियां पैदा करते हैं। यहाँ तक कि जब आक्रामक खरपतवार फसलों के साथ मिल जाते हैं तो उनके अंदर जो जहरीले केमिकल्स, एल्कलॉइड्स होते हैं, वो हमारी फूड चेन में भी आ सकते हैं, जिसके लंबे समय में सेहत पर बुरे असर हो सकते हैं। और आखिर में एक और अहम बात यह है कि ये प्रजातियां अक्सर खतरे को बढ़ाने वाली साबित होती हैं। इसका मतलब है कि ये जो मौजूदा पर्यावरण की समस्याएं हैं ना, जैसे जलवायु परिवर्तन, उनको और ज्यादा गंभीर बना देती हैं। मिसाल के तौर पर लैंटाना जैसी आक्रामक झाड़ी किसी जंगल में आग लगने के तरीके को बदल सकती है, आग को और तेज और विनाशकारी बना सकती है। ये देशी पेड़ पौधों को हटाकर मिट्टी की कार्बन सोखने की क्षमता कम कर सकती है। इससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी लड़ाई और कमजोर हो जाती है। तो इस तरह क्लाइमेट चेंज इनके फैलाव को बढ़ाता है और ये बदले में क्लाइमेट चेंज के असर को और गहरा करती है। ये एक बुरा चक्र है जो इकोसिस्टम के लचीलेपन, रेजिलियंस को लगातार कमजोर करता जाता है। खतरे को बढ़ाने वाली थ्रेट मल्टीप्लायर, ये वाकई चिंताजनक है। ये दिखाता है कि ये समस्या अकेली नहीं है, बल्कि दूसरी बड़ी पर्यावरण चुनौतियों से सीधी जुड़ी हुई है। तो इन गंभीर और इतने सारे प्रभावों को देखते हुए इनसे निपटने के लिए क्या हो रहा है? क्या ग्लोबल लेवल पर और हमारे देश में कोई ठोस कोशिशें हो रही हैं? हाँ, कोशिशें तो हो रही हैं, हालांकि चुनौती बहुत बड़ी है। अगर दुनिया भर में देखें तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (CBD) सबसे अहम है। उसका आर्टिकल 8H सदस्य देशों, भारत 20 का सदस्य है, कहता है कि वे विदेशी प्रजातियों को आने से रोकें, उन्हें कंट्रोल करें या हो सके तो खत्म करें। अभी हाल ही में जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अपनाया गया है 2030 तक के लिए, उसमें टारगेट 6 खास तौर पे IAS पर ही है। उसका लक्ष्य है 2030 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों के बुरे असर को कम से कम 50% हटाना। इसके अलावा IUCN का एक इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप ISSG है, जो एक ग्लोबल डेटाबेस GISD चलाता है जानकारी साझा करने के लिए। साइट्स नाम का अंतर्राष्ट्रीय समझौता भी है जो जंगली जानवरों और पौधों के व्यापार को कंट्रोल करता है ताकि खतरनाक प्रजातियां न फैले। हाँ, भारत में भी कोशिशें हुई हैं। हमारी जो राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान NBAP, उसमें आक्रामक प्रजातियों की रोकथाम और प्रबंधन पर ध्यान दिया गया है। पर्यावरण मंत्रालय MoFCC ने एक राष्ट्रीय आक्रामक विदेशी प्रजाति कार्य योजना NAPIN-10 भी शुरू की है। इसका मकसद है रोकथाम, जल्दी पता लगाना, अर्ली डिटेक्शन, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए एक रोडमैप बनाना। एक राष्ट्रीय आक्रामक प्रजाति सूचना केंद्र NISIC भी बनाया गया है जानकारी और संसाधन देने के लिए। और कृषि मंत्रालय का वो पादप संगरोध प्लांट क्वारंटीन ऑर्डर 2003 है, जो बाहर से आने वाले पौधों और प्लांट प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करता है ताकि उनके साथ हानिकारक कीड़े, बीमारियां या आक्रामक पौधे ना आ जाएं। तो मतलब नीतियां और योजनाएं तो हैं कागज पर,
लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की थी कि लागत का अंदाजा बहुत कम है और ये प्रजातियां फैलती जा रही हैं, तो जमीन पर असली चुनौतियां क्या हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए आगे क्या करना चाहिए? चुनौतियां वाकई कई हैं और काफी जटिल हैं। पहली बड़ी चुनौती है रिपोर्टिंग का कम होना और डेटा की कमी, अंडर रिपोर्टिंग एंड लैक ऑफ डेटा। जैसा हमने लागत के मामले में देखा, हमारे पास अक्सर पूरा और सही डेटा ही नहीं होता कि कौन सी प्रजाति कहाँ तक फैली है और उसका असली पारिस्थितिक और आर्थिक नुकसान कितना हो रहा है। इसके बिना असरदार प्लानिंग करना मुश्किल है। हाँ, यानी पहले प्रॉब्लम को ठीक से नापना होगा। बिल्कुल। इसके हल के लिए हमें डेटा और निगरानी सिस्टम को मजबूत करना होगा। एक सेंट्रलाइज्ड नेशनल डेटाबेस बनाना, रेगुलर मॉनिटरिंग, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन और मैनेजमेंट पर जो खर्च हो रहा है उसकी ट्रांसपेरेंट ट्रैकिंग, ये सब बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी चुनौती है संसाधनों की कमी, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। इन प्रजातियों की निगरानी, कंट्रोल और उनको हटाने के लिए काफ़ी पैसा और ट्रेंड लोग चाहिए होते हैं, जिसकी अक्सर कमी रहती है। इसका समाधान तो सीधा है, समर्पित संसाधन देना, एलोकेटिंग डेडिकेटेड रिसोर्सेज। तीसरी चुनौती है हटाने की ऊंची लागत और मुश्किल, हाई इरेडिकेशन कॉस्ट्स एंड डिफिकल्टी। लैंटाना या प्रोसोपिस जैसी प्रजातियां जो लाखों हेक्टेयर में फैल चुकी हैं, उन्हें पूरी तरह हटाना बहुत बहुत महंगा और मुश्किल काम है। कई बार तो मुमकिन भी नहीं होता। यहाँ हमें समुदाय केंद्रित और कम लागत वाले समाधान, कम्युनिटी सेंट्रिक एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस खोजने होंगे। इसमें कम लागत वाली जैविक नियंत्रण विधियां, जैसे उनके प्राकृतिक दुश्मनों का इस्तेमाल करना, पर रिसर्च और इस्तेमाल शामिल हो सकता है। और साथ ही हटाने और मैनेजमेंट के कामों में लोकल कम्युनिटी को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। केरल के वाजाचल जंगल में कादिर जनजाति का उदाहरण बहुत अच्छा है। वहाँ समुदाय ने खुद आगे आकर आक्रामक प्रजातियों से खराब हुए अपने पारंपरिक जंगलों को फिर से ठीक करने का काम संभाला है। हाँ, समुदाय की भागीदारी तो यकीनन बहुत अहम हो सकती है। और पॉलिसी लेवल पे क्या कमियां हैं? चौथी चुनौती है नीतिगत कमियां और कमजोर लागूकरण, पॉलिसी गैप्स एंड वीक एनफोर्समेंट। जैसा हमने देखा, आईएस का मैनेजमेंट कई अलग अलग कानूनों के तहत आता है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्लांट क्वारंटीन नियम। इससे एक मिला जुला नजरिया नहीं बन पाता। साथ ही जो मौजूदा बायोसिक्योरिटी नियम हैं, उनका जमीन पर लागू होना अक्सर कमजोर होता है। इसके लिए संस्थागत और नीतिगत मजबूती, इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी फोर्टिफिकेशन की जरूरत है। हमें बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 जैसे कानूनों को सख्ती से लागू करना होगा। अलग अलग मंत्रालयों और विभागों जैसे पर्यावरण, कृषि, वन विभाग, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके बीच बेहतर तालमेल बनाना होगा। और सबसे जरूरी, आक्रामक प्रजाति मैनेजमेंट को हमारी मुख्य विकास और संरक्षण नीतियों का हिस्सा बनाना होगा, जैसे हमारी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC है, या दूसरी बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजीज हैं, उनमें से शामिल करना होगा। तो इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि आक्रामक विदेशी प्रजातियां एक जटिल, कई परतों वाला और बढ़ता हुआ खतरा है। ये सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका गहरा आर्थिक और सामाजिक असर भी है। और इनसे निपटना किसी एक डिपार्टमेंट या एजेंसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हमें इस चुनौती से निपटना है तो हमें एक समग्र, एक मिलाजुला नजरिया अपनाना होगा। निष्कर्ष में जो 3 I की बात कही गई है ना, यानी असरदार तरीके से लागू करने के लिए मजबूत संस्थान, इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग नीतियों, खासकर जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के साथ एकीकरण, इंटीग्रेशन, और टिकाऊ समाधान के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट, मुझे लगता है यही आगे का रास्ता है। ये 3 स्तंभ मिलकर ही हमें पारिस्थितिक लचीलापन, इकोलॉजिकल रेजिलियंस और टिकाऊ आर्थिक विकास के बीच एक संतुलन बनाने में मदद कर सकते हैं। हमें टुकड़ों में नहीं, बल्कि पूरी तस्वीर देखकर काम करना होगा। और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, हमारे रोजमर्रा के जीवन के छोटे छोटे फैसले, जैसे हम अपने बगीचे के लिए कौन से पौधे चुनते हैं, कौन सा पालतू जानवर घर लाते हैं, या जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अनजाने में, इन अनदेखे खतरों को फैलाने में कैसे योगदान दे सकते हैं। शायद अपनी पसंदों के बारे में थोड़ा और जागरूक होना इस ग्लोबल प्रॉब्लम से लड़ने में हमारा पहला निजी कदम हो सकता है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए ये टॉपिक, जैसा हमने कहा, मेंस, जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स दोनों के लिए जरूरी है। द हिंदू जैसे स्रोतों पर इस तरह के मुद्दों पर नजर रखना फायदेमंद है, और बाकी सभी सुनने वालों के लिए भी ये जानना जरूरी है। अगर आपको हमारी ये बातचीत उपयोगी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर आपके कोई सवाल हैं या आप इस विषय के किसी खास पहलू पर और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आज की इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।